कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई सरकार नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही जगह की अविश्वसनीय सच्चाई को उजागर करने वाले हैं, कोवलून वॉल्ड सिटी। बाहर से देखने पर यह एक पूरी तरह से अराजक और बेकाबू भूल भुलैया लगती थी। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी अपना नियंत्रण स्थापित करने में नाकाम रहे। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था, या फिर यह सिर्फ कानूनहीनता का एक भ्रम था? क्योंकि यकीन मानिए, उस भयानक अराजकता के भीतर एक बहुत ही गहरा और चौंका देने वाला व्यवस्थित ढांचा छिपा हुआ था। अब जब हम भीड़-भाड़ या घनी आबादी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद एशिया का सबसे बड़ा स्लम, धारावी। धारावी में एक फुटबॉल मैदान जितने इलाके में करीब 3000 लोग रहते हैं। लेकिन जरा रुकिए, कोवलून वॉल्ड सिटी की स्थिति इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ये जगह धारावी से भी 7 गुना ज्यादा घनी थी। मतलब एक ऐसा मानसिक रूप से विचलित कर देने वाला और घुटन भरा माहौल जिसकी आज के समय में कल्पना करना भी हमारे और आपके लिए लगभग असंभव है। और यहाँ ये आंकड़ा सामने आता है 33,000। जी हाँ, 33,000 लोग। ये कोई आम नंबर नहीं है। इतने सारे लोगों को एक बेहद ही छोटे से इलाके में बिल्कुल ठूस दिया गया था। सोचिए, इतने सारे लोग एक साथ एक ऐसी जगह सांस ले रहे थे जहां दिन के समय भी सूरज की रोशनी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। ये नंबर इस भूली बिसरी बस्ती की भयानक और डार्क सच्चाई को पूरी तरह से बयां कर देता है। इस छोटी सी जगह में 350 इमारतें थीं। और कमाल की बात यह है कि ये कोई अलग अलग खड़ी सामान्य इमारतें नहीं थी। ये सब मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई थी कि इन्होंने एक विशालकाय ऊंचे चक्रव्यूह का रूप ले लिया था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना ग्राउंड फ्लोर पर पैर रखे सिर्फ बालकनियों और छतों के रास्तों से ही पूरा का पूरा शहर पार कर सकता था। है ना, बिल्कुल अकल्पनीय। चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं। ये पूरा का पूरा कंक्रीट का जंगल, ये डायस्टोपियन महानगर सिर्फ 6.5 एकड़ जमीन पर सिमटा हुआ था। सिर्फ 6.5 एकड़। इतने कम स्थान में 350 इमारतें और 33,000 लोग। जाहिर है ये किसी शानदार इंजीनियरिंग या टाउन प्लानिंग का नतीजा नहीं था, बल्कि ये सरासर इंसानी हताशा और मजबूरी का परिणाम था। और इस पूरी कहानी का शायद सबसे विचलित कर देने वाला सच ये है कि इस पूरी घनी आबादी के बीच, जहां गंदगी और बदहाली अपनी चरम सीमा पर थी, उन हजारों लोगों के लिए पानी का सिर्फ एक सार्वजनिक नल था। जी हां, केवल एक नल। इसी एक नल पर यह पूरा शहर जिंदा था। आप खुद सोच सकते हैं कि यहां हर एक दिन जीवित रहने के लिए लोगों को किस हद तक संघर्ष करना पड़ता होगा। तो यहां सवाल उठता है कि एक गवर्नेंस ब्लैक होल या शासन का शून्य आखिर बना कैसे? दरअसल ये सब एक अजीबोगरीब भू राजनीतिक तकनीकी खामी की वजह से हुआ। 1842 का पहला अफीम युद्ध और फिर 1898 में हांगकांग की 99 साल की लीज, इन घटनाओं ने एक विचित्र स्थिति पैदा कर दी। कानूनी तौर पर इस जमीन का मालिकाना हक चीन के पास था, लेकिन इसके चारों ओर का पूरा इलाका ब्रिटेन के भौतिक नियंत्रण में था। नतीजा क्या हुआ? एक पूर्ण कानूनी शून्यता। न तो चीन अंदर आकर अपना कानून लागू कर सकता था और न ही ब्रिटेन के पास इस जगह पर दखल देने का अधिकार था। और इसी कानूनी लूप होल का सीधा परिणाम था कोवलून का अनियंत्रित तरीके से फैलना। 1947 के चीनी गृहयुद्ध से अपनी जान बचाकर भागते हुए 2000 शरणार्थी परिवार यहां पहुंचे। उन्होंने इस जगह को एक कानून विहीन सुरक्षित पनाहगाह बना लिया। इस पूरे शहर के निर्माण में कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट शामिल नहीं था, कोई बिल्डिंग परमिट नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं। ये शहर पूरी तरह से इंसानी हताशा और सर्वाइवल की जद्दोजहद से ईंट दर ईंट खुद ही खड़ा हो गया था। लेकिन जहां कोई सरकार नहीं होती, वहां ट्रायड्स और उनके डर का राज शुरू होता है। जब सत्ता की कुर्सी खाली होती है तो कोई ना कोई उस पर कब्जा जरूर करता है। कोवलून में ये कब्जा किया ट्रायड गैंग्स ने। इनके खौफ का अंदाजा आप होंगपेंग नाम के एक लड़के की कहानी से लगा सकते हैं, जिसे पैरासाइकोलॉजिस्ट मार्टिन इबॉन ने दर्ज किया था। होंगपेंग को चाकू मारा गया था और वो मौत के बिस्तर पर था, लेकिन अपने पिता के बार बार पूछने पर भी उस मरते हुए लड़के ने अपने हत्यारों का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ वफादारी नहीं थी, ये ट्रायड्स का वो शुद्ध और खौफनाक आतंक था जिसने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और ये आतंक कोई एक दिन में नहीं बना था। इसकी शुरुआत होती थी गैंग के भयानक दीक्षा अनुष्ठान से, जिसे ब्लड ओथ या रक्त की शपथ कहा जाता था।
नए सदस्य की गर्दन पर तलवार रखना, उसका खून निकालना, जानवरों की बलि देना और 36 कड़े वचन लेना। ये सिर्फ किसी गैंग की मेंबरशिप नहीं थी, ये अलौकिक प्रतिशोध के डर से लोगों को मानसिक रूप से अपना गुलाम बना लेने की एक बहुत ही व्यवस्थित और डरावनी प्रक्रिया थी। बात सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं थी। यहां डार्क साइकोलॉजी और अंधविश्वास का पूरा खेल चल रहा था। ट्रायड्स ने भूतों और बुरी आत्माओं के डर को एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इस डर का स्तर इतना गहरा था कि सोचिए, जब एक उच्च शिक्षित दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर को यह पता चलता है कि उसका बेटा ट्रायड गैंग में शामिल हो गया है, तो वो पुलिस के पास नहीं जाता, बल्कि वो उसे बचाने के लिए एक तांत्रिक या एक्सोर्सिस्ट की तलाश करता है। ये किस्सा चीख चीख के बताता है कि इस अलौकिक आतंक ने शहर के लोगों को मानसिक रूप से किस हद तक पंगु बना दिया था। इस पूरी मानसिक स्थिति को अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम और कल्ट साइकोलॉजी का एक बहुत ही घातक मिश्रण था। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पीड़ित अपने ही उत्पीड़कों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। कोवलून के निवासियों के साथ भी यही हुआ। उन्होंने इस क्रूर जबरदस्ती वसूली और नियंत्रण को अपनी जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा मान लिया था, जहां वे अपने ही शोषकों को अपना रक्षक समझने लगे थे। और इसी कल्ट जैसे मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के दम पर ट्रायड्स ने कोवलून के अंदर एक पूरी की पूरी अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। जुआ घरों और वेश्यालयों पर तो उनका कब्जा था ही, इसके अलावा उन्होंने बिना किसी नियम कानून के प्लास्टिक खिलौने की फैक्ट्रियां भी चलाईं। हर छोटे बड़े व्यवसाय से प्रोटेक्शन टैक्स वसूलना अनिवार्य था। यहां तक कि उनकी इजाजत के बिना कोवलून में कोई 1 इंच जमीन न खरीद सकता था, न बेच सकता था। ये एक बेहद लाभदायक और कभी न खत्म होने वाला जाल बन चुका था। अब हमारे और आपके सामने इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खड़ा होता है। ब्रिटेन और चीन ने ऐसा होने ही क्यों दिया? जब हांगकांग की पुलिस और दोनों देशों की सरकारें मौजूद थीं, तो इस इतने बड़े आपराधिक साम्राज्य को बिना किसी रोक टोक के क्यों चलने दिया गया? इस सवाल का जवाब हमें शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के एक बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे की ओर ले जाता है, और उस खुलासे का नाम है ऑपरेशन येलो बर्ड। असल में ट्रायड्स को गुप्त रूप से इसलिए बचाया जा रहा था क्योंकि वे पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के लिए एक बहुत ही अहम रणनीतिक संपत्ति बन चुके थे। कहानी के तार जुड़ते हैं 1989 के तियानमन स्क्वायर नरसंहार से। उस समय चीन में भारी क्रैकडाउन चल रहा था और वहां फंसे हुए छात्र नेताओं को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक गुप्त रास्ते की सख्त जरूरत थी। और यहीं से शुरू हुआ एक गुप्त गठबंधन। एक तरफ ट्रायड्स थे, जिन्होंने अपनी स्पीड बोट्स, तस्करी के गुप्त रास्ते और ब्लैक रूट मुहैया कराए, और दूसरी तरफ थीं CIA और MI6 जैसी लोकतांत्रिक देशों की खुफिया एजेंसियां, जिन्होंने बदले में इन गैंग्स को गुप्त फंडिंग, नकली पहचान और सबसे महत्वपूर्ण चीज कानूनी सुरक्षा प्रदान की। इस ऑपरेशन के जरिए 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन इस भू राजनीतिक खेल में कोवलून वॉल्ड सिटी को हमेशा के लिए ट्रायड्स के रहमो-करम पर छोड़ दिया गया। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, और यही कारण है कि कोवलून को इतिहास से गायब कर दिया गया। जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, कोवलून रातों रात एक उपयोगी रणनीतिक जगह से एक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी में बदल गया। फिर 1993 में शुरू हुआ इसे मिटाने का एक बहुत ही सुव्यवस्थित अभियान। 400 ब्रिटिश अधिकारियों की फौज लगाई गई, 2.76 बिलियन हांगकांग डॉलर का भारी भरकम मुआवजा बांटा गया, और फिर उन सभी 350 इमारतों को जबरदस्ती जमींदोज कर दिया गया। 33,000 निवासियों को वहां से पूरी तरह हटा दिया गया। कोवलून को दुनिया के नक्शे से भौतिक रूप से मिटा दिया गया। लेकिन बात सिर्फ इमारतें गिराने तक सीमित नहीं रही। आज अगर आप ब्रिटिश अभिलेखागार या चीनी संग्रहालयों में जाएंगे तो आपको कोवलून का कोई खास जिक्र नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा अध्याय है जिसे आधिकारिक रिकॉर्ड से जानबूझकर हटा दिया गया है। दोनों ही बड़े साम्राज्यों ने इस इतिहास को सक्रिय रूप से दबाने की कोशिश की, ताकि दुनिया के सामने उनकी वो सभ्य और कानून पसंद वाली छवि बेदाग बनी रहे। अंत में ये पूरी कहानी हमें इस एक विचारोत्तेजक सच के साथ छोड़ जाती है। भू राजनीति ही ये तय करती है कि कौन सा सच जीवित रहेगा। शक्तिशाली देश पूरे के पूरे इतिहास को मिटा देने की ताकत रखते हैं, खासतौर पर तब जब वो इतिहास उनकी अपनी कमियों और मानवीय पीड़ा में उनकी मिलीभगत को उजागर करता हो। कोवलून वॉल्ड सिटी का इस तरह गायब होना महज एक शहर का अंत नहीं था, बल्कि सच को छिपाने की एक बेहद ठंडी कूटनीतिक चाल थी। ये विश्लेषण तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन एक सवाल हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा कि इतिहास के पन्नों से ऐसे और कितने ही सच हमेशा के लिए गायब कर दिए गए होंगे।